तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय यादव आज आपके लिए फिर से एमपीजीके के और एमपीजीके के अलावा एमपी करंट अफेयर यानी कि एमपीजीके और करंट अफेयर में दोनों में कॉमन ऐसे कुछ क्वेश्चन होती हैं जो कॉमन होती हैं। तो एमपीजीके तो नहीं कहूँगा, जैसे कि जीएस आता है जो ऑल इंडिया का जीके आता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जीके में भी होती हैं और करंट अफेयर में भी होती हैं। तो दोनों मतलब कॉमन होती हैं। तो आज मैं कुछ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि जीके और करंट अफेयर में दोनों में कॉमन क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ की बकवास मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराता और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आज भी मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। तो आज हमारी करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेकेंड डे है। और वैसे मेरी क्लासेस का अगर मैं आपको बताऊँ तो आज हमारी क्लास का 16वां दिन है, यानी कि इससे पहले मेरी 15 क्लासेस यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुकी हैं एमपीजीके की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए, जो कि आपके हर किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो एमपी के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल का नाम है MBGK विद अजय यादव, पर जाकर के आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में अगर व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी जो PDF फाइल है उनको जो मेरी क्लास की PDF फाइल्स हैं उनको लेना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे लिख के दिया है, इस पर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप पर एक PDF फाइल प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बिना किसी बकवास के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी ये क्लास थोड़ी फास्ट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फार्मूला वन चैंपियन को यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। मतलब किस फार्मूला वन चैंपियन को यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो ऑप्शन है किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए है माइक जोस, बी है माइकल शुबाकर, डी है डेनिस मार्स और सी है डेनिस मार्स सॉरी, और डी है लुइस हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या आप मुझे बताइए ये। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो वन चैंपियन यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर सूची में जो हमारे जो लुइस हैमिल्टन है उन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। मैं हर दिन आपको डिटेल और इमेजेस साथ में लाता हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को समझ सकें। तो इसमें दिया है लुइस हैमिल्टन। अब हमारा राइट आंसर होगा, इसमें दिया है कि 7 बार के फॉर्मूले वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन को यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। माइकल हुमासन के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए हैमिल्टन ने इस साल अपना 7वां विश्व खिताब जीता है। मतलब इससे पहले 6 विश्व खिताब उन्होंने अपने नाम कर रखे हैं पहले से ही। चलिए हमारा अगला देखते हैं प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन 77.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मतलब जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं अभी हाल ही में किसी बिलियन डॉलर के साथ? 7.8 बिलियन डॉलर के नेटवर्क के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये बहुत ये चेंजेस आया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जनवरी का ही करंट अफेयर है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा जो जोंग सनसान है। जोंग सनसान एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नहीं, आप गलती से मुकेश अंबानी मत कर देना, ये पुराना डाटा था। लेकिन हाल ही में ये जोंग सनसान को ये बनाए गए हैं, एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जोंग सनसान को। चीन में बोतल बंद पानी का कारोबार करने वाली जोंग सनसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 7.8 बिलियन डॉलर है। एशिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्थ की मामले में जोंग सनसान ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। भाई मैं आपसे कह रहा था कि आप गलती से मुकेश अंबानी मत कर देना, क्योंकि अब मुकेश अंबानी सेकंड नंबर पर हैं एशिया में। फर्स्ट नंबर पर कौन आ गए हैं? जोंग सनसान। चीन के जो जोंग सनसान है वो फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। चलिए अगला देखते हैं हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 1355 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 10 लिंक्स U-2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए
किसके साथ एक अनुबंध कर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है वेल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टफ भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम में ही पूछ जाती हैं। आपको डायरेक्ट परीक्षा हॉल में ही आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये मैं ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ थोड़े टफ भी हैं। और आपको पता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि थोड़ा लेवल हाई होता जा रहा है दिनों दिन जो प्रश्नों का। तो आपको कठिन भी पढ़ना होगा, और आपको अपना जो भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसे क्रैक करना है तो आपको टफ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वो इस राइट आंसर होगा कि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका डिटेल देखते लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने 1355 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए 10 लिंक यूआर फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लिंक्स प्रणाली को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि AIIMS एम्स की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? ऑप्शन ए है राजकोट, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है बड़ोदरा, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप मुझे बताइए कि कहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने एम्स की आधारशिला रखी है गुजरात में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राजकोट में, उसमें राजकोट में, गुजरात के राजकोट को आप सब अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहाँ पर ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं, लेकिन जो हमारे जो गांधी जी थे उनका जन्म राजकोट में ही हुआ था, तो वहीं पर एम्स की आधारशिला रखी गई है। चलिए फ्रेंड्स डिटेल देखते हैं। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। इस परियोजना के लिए 201 करोड़ भूमि आवंटित की गई है। 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस एम्स का निर्माण 1195 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने घोषणा की है 31 दिसंबर 2020 को। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 1 जनवरी 2021 को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया? यानी कि किस जो भारत का जो कौन सा देश है मतलब जो खास देश जिसके साथ भारत ने 1 जनवरी 2021 को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया, यानी कि अपनी जो प्राइवेसी हैं उनको साझा की एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भारत ने 1 जनवरी 2021 को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है वो देश है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत ने अपनी जो परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। अफ़गानिस्तान भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2021 को अपने परमाणु ठिकानों और सूची का आदान प्रदान किया है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, जापान को राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको पता होगा कि जो जापान है उसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। इसमें हमें डिटेल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी हैं, यानी बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो जापान है उसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 96% बौद्ध धर्म अनुयायी
जापान में देखने को मिलती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? जिसके जो मालिक हैं वो मुकेश अंबानी हैं, तो उसकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1966, 1970, 1979 और 1991। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है फ्रेंड्स, उसकी स्थापना 1966 को की गई थी। इसकी थोड़ी मैं डिटेल देख लेते हैं अपन के जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। इसकी संस्थापना कब की गई थी? 1966 को। संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। और क्षेत्र क्या है? विश्व भर में, मतलब विश्व भर में फैली हुई है। और प्रमुख व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। अध्यक्ष एवं एमडी कौन है? मुकेश अंबानी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? यानी भारत में जो चुनाव आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसमें उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? ऑप्शन है उमेश सिन्हा, बी अजीत यादव, सी विनीत गर्ग और डी साहिल पंत। तो आप बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो उमेश सिन्हा हैं उन्हें हाल ही में निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं कि उमेश सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। और उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत थे। तो किसके सचिव पर कार्यरत थे? महासचिव के पद पर कार्यरत थे। एशियाई विकास बैंक ने असम में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो जो एशियाई विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 500 मिलियन, 231 मिलियन, 1000 मिलियन या 200 मिलियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 231 मिलियन। कितने? 231 मिलियन को जो ऋण है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक है, एडीबी, जो एडीबी इसका फुल में शॉर्ट फॉर्म है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 बिलियन डॉलर के ऋण का हस्ताक्षर किए हैं। यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त ऋण है, जिसे जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की किस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है? एक बार और प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की किस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है? तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है? ऑप्शन है ए है कोवैक्सीन, बी है न्यूमोसिल, सी है एंटी कोरोना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कि जो कोवैक्सीन है वो इसका राइट आंसर होगा। कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, क्या SII को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होती हैं। यही कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे। अगर आप जो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि थोड़े प्रश्न टफ थे, लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसे ही प्रश्न थे जो कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप कठिनाई से भागोगे तो सफलता तो जाहिर सी बात है कभी नहीं मिलेगी। तो हमें थोड़ा टफ भी पढ़ना होगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिलती रहें। मेरे चैनल का नाम है MPGK विथ अजय यादव। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के साथ इसी के साथ हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।